we had started with the CRT tubes. ओके, सो बेसिक ऑपरेशन में सीआरटी का समझ लिया था कि जो सीआरटी होता है उसमें एक हीटिंग फिलामेंट होता है। हीटिंग फिलामेंट को जैसे हीट मिलना शुरू होती है वो बॉयल अप होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो बॉयल अप होता है उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ये ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका एक नेचर होता है कि जैसे ये इमिट होते हैं और बल्क में होते हैं, ये तो ये ट्यूब के अंदर होता है, ये सब कुछ मैकेनिज्म जो ट्यूब के अंदर हो रहा है, ट्यूब शेप का होता है। तो ये जैसी इमिट होना शुरू होते ही ट्यूब के अंदर क्या करते हैं ये लोग, मूवमेंट करना शुरू हो जाता है इनका, और ये फास्फोर कोटेड स्क्रीन की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो फास्फोर कोटेड स्क्रीन की तरफ जाएं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके वहां पर एकदम मैस क्रिएट ना करें, जो पिक्चर पैटर्न हम बनवाना चाहते हैं उसी पिक्चर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, एक बीम के फॉर्म में मूव करे, एक रे के फॉर्म में मूव करे, वो अननेसेसरीली एक्स्ट्रा जो है वो मूव बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। तो इस तरह का हम चाहते हैं। तो ये सिस्टम को एकदम अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कंट्रोल ग्रिड लगाया। कंट्रोल ग्रिड पर हमारी जो इंटेंसिटी है इसकी पिक्सल की, वो हमारी जो ग्लोइंग पॉइंट की जो इंटेंसिटी वो कंट्रोल होती है। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हो गए हैं उनको न्यूट्रल बनाने के लिए हमने एनोड का यूज करा, ताकि A+ और E- मिलकर जो है वो न्यूट्रल क्रिएट कर दें, ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हमारे थोड़े से कम हो जाएं। और फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा इतना मतलब फोकसिंग सिस्टम लगाने के बाद, मतलब कंट्रोल ग्रिड और फोकसिंग एनोड एक्सेलरेटिंग एनोड लगाने के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीम के फॉर्म में ट्रैवल करने लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बीम के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करते हैं, वो इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में अननेसेसरीली मूव करते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगाएं, ताकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं वो कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, हम इनकी इनर डिटेल्स देख चुके हैं। एक बार हम हाई परसिस्टेंट और लो परसिस्टेंस को फिर से देख लेते हैं। हाई परसिस्टेंट मतलब दैट इज इक्वल्स टू हाई फास्फर क्वालिटी। जिन फास्फर की क्वालिटी हाई रहती है उनका परसिस्टेंट रेट भी हायर रहता है, जिन फास्फर की क्वालिटी लोअर रहती है उनका जो परसिस्टेंस रेट है वो भी लोअर रहता है, वो भी कम रहता है, ठीक है। तो जो परसिस्टेंस है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स द इमिटेड लाइट फ्रॉम द स्क्रीन टू डिके टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी भी हो, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, अकॉर्डिंग टू दी फास्फर उसकी 1/10 बाद उसका डिके होना जो है वो शुरू हो जाता है। फिर हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी रिजोल्यूशन की, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब हर 640 पॉइंट और हर एक 480 पॉइंट अलग अलग है एक्स और वाई डायरेक्शन में, कोई भी पॉइंट एक दूसरे से ओवरलैप नहीं है। यही डेफिनेशन है रिजोल्यूशन की, कि कोई भी पॉइंट ओवरलैप होना नहीं चाहिए, चाहे वो एक्स डायरेक्शन का हो चाहे वो वाई डायरेक्शन का हो। और इसी से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो एस्पेक्ट रेशो की है। एस्पेक्ट रेशो की डेफिनेशन क्या है कि वर्टिकल पॉइंट का जो रेशो है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि कोई सिस्टम का रिजोल्यूशन यदि 320 क्रॉस 200 है, तो 320 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में है, 200 पिक्सल वाई डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल रहेगा, वो है 64,000। तो 64,000 इसकी यूनिट रहेगी पिक्सल। और एस्पेक्ट रेशो आपको निकालना है तो आपको 320 डिवाइडेड बाय 200 करके उसका रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आएगा 8:5। इस तरह से आप सारे सिस्टम्स के रिजोल्यूशन और उनके एस्पेक्ट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं। फिर हमने सीआरटी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया था, उसके बाद हमने रास्टर स्कैन सिस्टम शुरू किया था। बता दिया था मैंने रास्टर स्कैन सिस्टम थोड़ा सा। यस मैम, राइट टू लेफ्ट जो यस उसकी मैम। मतलब लेफ्ट टू द राइट, सॉरी। यस, जो रास्टर स्कैन सिस्टम होते हैं वो टीवी मेथोडोलॉजी पे, टीवी की टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। मतलब टीवी में जो मेथड यूज होती है, ये जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे, मॉनिटर्स होते थे पुराने कंप्यूटर, वो रास्टर स्कैन सिस्टम पे ही वर्क करते थे। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो स्कैनिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है और टॉप टू बॉटम होती है। हमेशा याद रखेंगे इसमें कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम।
मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक। लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, हमेशा इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो लेफ्ट टू राइट, अब हम उस दिन मैंने ये तो बता दिया था कि स्कैनिंग होती कैसे, पर मैंने आपको ये लॉजिक नहीं बताया था कि स्कैनिंग हम करते क्यों है। उसका लॉजिक मैं आपको आज बताती हूँ, तभी आपको रैंडम सिस्टम जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। उसका लॉजिक क्या है मेन, तो अपन ये अभी इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, देखिए जैसे सपोज आपको ए सिस्टम, मतलब आपको अपने सिस्टम में ए डेवलप करना है, लाइक दिस। आपको सपोज ए बनाना है। अब देखो ए बनाने के लिए क्या हो रहा है, जब भी आप रास्टर स्कैन सिस्टम, जब ए बनाता है, जब भी रास्टर स्कैन सिस्टम ए बनाता है तो कैसे बनाता है, उसने 0 से शुरू किया, लेफ्ट टू राइट उसने ट्रेवर्स किया, उसने लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स किया, उसको एक पॉइंट मिला, सपोज दिस इज माय पॉइंट। तो उसने इस पॉइंट को ग्लो कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन मतलब 1, और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं जहां पर उसको कोई भी एक ही पोजीशन नहीं मिली, वो सारे हो जाएंगे 0, मतलब ऑफ, दैट इज नॉट ग्लो पॉइंट, मतलब वो पॉइंट ग्लो नहीं होंगे। ऑन मतलब जो है आपका पॉइंट वहां पर ग्लो होगा, और ऑफ मतलब जो है वो आपका नॉर्मल पॉइंट रहेगा, वहां पर कोई भी पॉइंट ग्लो नहीं होगा, ठीक है। इसको आप नॉट ग्लो लिख सकते हो कि वो ग्लो नहीं होगा। अब आप जैसे आपकी एक्सट्रीम राइट पे आप पहुंच गए, अब आपकी स्कैनिंग जो है वो राइट टू, मतलब टॉप टू आपको बॉटम जाना है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आओगे तभी आप सेकेंड लाइन पे पहुंच पाओगे। फिर सेकेंड लाइन पे अगेन आपको लेफ्ट टू राइट इसकी स्कैनिंग शुरू करनी है। अब आप जब लेफ्ट टू राइट जब आप इसकी स्कैनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये मिला और दूसरा पॉइंट ये मिला, मतलब 2 पॉइंट आपको मिले, बाकी सारे पॉइंट ऑफ, ओनली 2 पॉइंट विल बी ऑन। फिर अगेन आप एक्सट्रीम राइट पर आ गए, तो फिर से आपको टॉप टू बॉटम करना है, और आप थर्ड मतलब सेकेंड लाइन पर आ गए 0 1 2। उसके बाद फिर से आप लेफ्ट टू राइट गए, आपको यहाँ पर फिर 2 पॉइंट मिले, सपोज लाइक दिस। मतलब इस तरह से आपको सारे पॉइंट, अब जैसे आप जब फिफ्थ लाइन पे जाएंगे तो आपको ये वाला पॉइंट भी मिलेगा, और ये जो एक पूरी डंडी है इस सबके पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर सपोज 5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 5 पॉइंट ऑन होंगे, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। मतलब सिखाने का लॉजिक यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर हर एक लाइन को स्कैन करना है, और उस लाइन में जो भी पॉइंट आपकी पिक्चर पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो भी पिक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंट है वो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट ग्लो करवाना है, तो वो पॉइंट आपके उस वक्त क्या हो जाएंगे, ग्लो हो जाएंगे। तो इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है, देखो अब मैं अभी तो मैंने आपको लॉजिक समझाया, इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है। सपोज आपका ए ऐसा बन रहा होता, तो आपने पहली लाइन को स्कैन किया, आपको एक भी पॉइंट नहीं मिला, आपने दूसरी लाइन को स्कैन किया, एक भी पॉइंट नहीं मिला, आपने तीसरी लाइन को स्कैन किया, आपको एक भी पॉइंट नहीं मिला, आपने जब इस थर्ड लाइन को स्कैन किया, मतलब चलो सपोज 2 लाइन को किया, तो आपने ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, फिर आपको यहाँ पर मिल गया। लेकिन आपने 7 8 9 10 इन सब पॉइंट आपने लाइन को स्कैन किया, आपको एक भी पॉइंट नहीं मिला, मतलब शुरू की 2 लाइन और आखिरी की 4 लाइन को स्कैन करने में आपका अननेसेसरीली टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि आपको वहां पर एक भी पॉइंट नहीं मिला। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम, कि जो रास्टर स्कैन सिस्टम होते हैं उसमें हम पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करते हैं। अभी मैं रास्टर रैंडम में आपको बहुत सारे डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन अभी समझाते समझाते बता रही हूँ कि रास्टर सिस्टम में आप क्या करते हो, रास्टर सिस्टम में आप पिक्चर के पैटर्न को स्टोर कर देते हो, इसलिए आपको पूरी की पूरी स्कैनिंग हर एक लाइन की, यदि आपका जो सिस्टम का रिजोल्यूशन है 640 क्रॉस 480 है, मतलब आपको 480 बार यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा अननेसेसरीली। हो सकता है आपका काम 4 लाइन में हो रहा हो, मतलब इस तरह का सपोज 0 को स्कैन करना है, तो ये तो आपका 3 4 5 में होगा, अननेसेसरली आपने 480 लाइन स्कैन करने में आपका टाइम आपने वेस्ट कर दिया। इसलिए इसको कवर अप करने के लिए जो है रैंडम सिस्टम आया था, वो अभी नहीं बताऊंगी, जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम उसको तब बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको हॉरिजॉन्टल रिट्रेस बोलते हैं, और जब फर्स्ट लाइन खत्म होने के जब सेकेंड लाइन में आने के लिए जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको हम वर्टिकल रिट्रेस बोलते हैं। फिर हमने पिक्चर फीचर्स भी देख लिए थे, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेसिंग भी देख ली थी, जो मैंने देखो एक का एग्जांपल दिया, उसी टाइप का एग्जांपल है यहाँ पर, एक पिरामिड का एग्जांपल है या रेक्टेंगल का ट्रायंगल का एग्जांपल है, आप जो भी बोले सेम उस वही वाला एग्जांपल है, मैंने आपको और अच्छे से बता दिया। चलिए अब अपन कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, ये इस स्लाइड इस पर्टिकुलर पीपीटी की लास्ट स्लाइड है,
तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो और भी बहुत सारी डेफिनेशन, देखो अभी तक मैं आपको जो डेफिनेशन बता चुकी हूँ, पहले अपन उसको रिकॉल कर लेते हैं। आपको एक रिजोल्यूशन की बता चुकी हूँ, वर्टिकल रिट्रेस की बता चुकी हूँ, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस की बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको एस्पेक्ट Aspect ratio. Yes, ma'am. फ्लैशिंग की बता चुकी हूँ, फ्लिकरिंग की बता चुकी हूँ और परसिस्टेंस की बता चुकी हूँ। क्लियर? आप ये सब कॉपी पेन लेके बैठा करो, हर चीज नोट कर लिया करो, क्योंकि मेरी आदत है, मैं डेफिनेशन मिड सेमेस्टर में बहुत पूछती हूँ कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 रिजोल्यूशन विद एग्जांपल, नंबर 2 परसिस्टेंट विद एग्जांपल, नंबर 3 रिफ्रेशिंग विद एग्जांपल, नंबर 4 फ्लिकरिंग विद एग्जांपल। मेरी आदत है ये, मैं डेफिनेशन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो आपको ऐसे ही मैं बहुत सारी डेफिनेशन बताऊंगी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि कॉपी पेन नहीं है तो अरेंज कर लो। कौन कौन सी डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ? रिफ्रेशिंग, फ्लिकरिंग, परसिस्टेंस, उसके बाद रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, वर्टिकल रिट्रेस, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। इतनी डेफिनेशंस मैं आपको सारी बता चुकी हूँ, और अभी कुछ डेफिनेशन हम और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बिट मैप। ये वर्ड्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिट मैप, ये चीजें हमको आगे काम में आने वाली, ये वर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे, तो आपको इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट तो देखो सबसे पहले आता है फ्रेम बफर। बिट मैप की डेफिनेशन, फ्रेम बफर विच होल्ड्स द इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम, 1 बिट पर पिक्सल फॉर स्टोरिंग पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू। मतलब बिट मैप किसको बोलोगे आप? जब आप किसी भी फ्रेम बफर में, मतलब किसी भी सिस्टम में, जब 1 बिट पर पिक्सल जब स्टोर करते हो, जब इंटेंसिटी की जो वैल्यू रहती है वो 1 बिट पर पिक्सल रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिट मैप। बिट मैप मतलब वहां पर 1 बिट की बात करेंगे। अब इसी से रिलेटेड डेफिनेशन होती है पिक्स मैप। पिक्स मतलब 1 नहीं आएगा वहां पर। फ्रेम बफर विच होल्ड्स द इंटेंसिटी वैल्यू फॉर कलर सिस्टम, जिसको बोलते हैं 24 बिट्स पर पिक्सल फॉर स्टोरिंग इंटेंसिटी वैल्यू। तो याद रखेंगे, इसमें दो डिफरेंस आ गए बिट मैप और पिक्स मैप में। पहला डिफरेंस तो ये है कि बिट मैप बिट मैप जो है ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम्स के लिए यूज होता है, और जो पिक्स मैप है वो कलर्ड सिस्टम के लिए यूज होता है। दूसरा, जो बिट मैप है एक पिक्सल में एक ही बिट को स्टोर करता है, और जो पिक्स मैप है वो एक बिट में 24 बिट्स को कर सकता है। इस पे न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी, इस वीक में इस पे न्यूमेरिकल अपन करेंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया है रिफ्रेशिंग। हमको रिफ्रेशिंग कब करना पड़ती है? जब रास्टर स्कैन सिस्टम में परसिस्टेंट जो है उसके कारण, फास्फोरस की क्वालिटी लो होने के कारण, हमारे जो ग्लो पॉइंट्स है वो थोड़ी देर बाद ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। जो ग्लो पॉइंट है वो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं? ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, और ऑफ होने के कारण उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी देर बाद कम होने लग जाती है, वो फेड होने लग जाती है। तो उसकी इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू ग्लो कंडीशन में रखने के लिए हम करवाते हैं रिफ्रेशिंग। तो उसी से पॉइंट है कि आपको रिफ्रेशिंग कितनी देर में करवानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग रेट, कि आपको हर कितनी देर बाद रिफ्रेशिंग करवानी है, आप ये भी पता कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकल भी अभी हम करने वाले हैं। तो रिफ्रेशिंग रेट क्या होता है? 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 60 से लेके 80 फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होता है मैं बताऊंगी। 60 से लेके 80 फ्रेम पर सेकेंड आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। और जो रिफ्रेश रेट की जो वो होती है, यूनिट होती है, वो होती है साइकिल्स पर सेकेंड, सीपीएस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड, और हर्ट्ज। ठीक है, ये इसकी रिफ्रेशिंग रेट की क्या होती है? आपकी यूनिट होती है। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिट्रेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्लियर है आपको? बिट मैप मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम के लिए दैट स्टोर 1 बिट पर पिक्सल, पिक्स मैप जो कलर सिस्टम के लिए होता है दैट यूज 24 बिट्स पर पिक्सल, और रिफ्रेश रेट मतलब आपको कितनी देर बाद अपने सिस्टम को रिफ्रेश करवाना है ताकि वो फैड नहीं हो, हमेशा ग्लो कंडीशन में रहे, तो दैट इज मैक्सिमम 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये वाला तो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। चलो उसी के लेक्चर को ये हम पीपीटी आप शेयर कर देना आज। हाँ हाँ, मैं आज गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगी। ठीक है, ओके ओके मैम। चलिए अब हम रास्टर स्कैन सिस्टम में ये भी कंटिन्यू करना है। एडिशन टू द सीपीयू स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, that is video controller or display controller is used
टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस। ये फर्स्ट लेक्चर जब हमने पढ़ा था तब हमने एक डायग्राम पढ़ा था, आपको याद होगा, जिसमें कीबोर्ड से कमांड जा रही थी और वहां पर जो डिस्प्ले कंट्रोलर है वो उस कमांड को एक्सेप्ट करके उसको मशीन लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्म में चेंज करा था और फिर वो उसको वीडियो कंट्रोलर को दे रहा था और वीडियो कंट्रोलर फाइनली मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा रहा था। याद है आपको वो डायग्राम? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम, प्रोसेस करके फिर ग्राफिक उसमें जा रहा था वो। यस, ग्राफिक्स हाँ, सिस्टम में जा रहा था वो, एग्जैक्टली, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि हमारा जो सीपीयू तो काम करता ही करता है, लेकिन एडिशनली टू सीपीयू देयर इज अनदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, ठीक है, जिसको आपने वीडियो कंट्रोलर नाम दिया। वो वीडियो कंट्रोलर क्या कर रहा है कि वो वीडियो कंट्रोलर और डिस्प्ले कंट्रोलर का काम है जो हमारे डिस्प्ले करवाने के जो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। मतलब डिस्प्ले करवाने में कौन काम आता है? डिस्प्ले कंट्रोलर और वीडियो कंट्रोलर, दोनों के अलग अलग काम है। एक कमांड को लेता है और एक मशीन लैंग्वेज जो कन्वर्ट हो गया है उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को वो लेता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेम बफर कैन बी एनीवेयर इन द सिस्टम मेमोरी एंड वीडियो कंट्रोलर एक्सेस द फ्रेम बफर टू रिफ्रेश द स्क्रीन। मतलब स्क्रीन जो मेरी थोड़ी देर बाद फैड होना शुरू हो रही है उसको रिफ्रेश करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? फ्रेम बफर तो करेगा ही करेगा हेल्प। क्यों? क्योंकि फ्रेम बफर इज द टेम्पररी मेमोरी वेयर द पिक्चर पैटर्न इज स्टोर। अनदर एक और डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, फ्रेम बफर, मेमोरी बफर भी बोलते हैं इसको, रिफ्रेश बफर भी बोलते हैं, तीनों चीजें बोलते हैं, फ्रेम बफर, मेमोरी बफर, रिफ्रेश बफर। बफर मतलब टेम्पररी स्टोरेज, और फ्रेम बफर क्यों? क्योंकि ये पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करता है कि आपको डिस्प्ले क्या करवाना है। ए डिस्प्ले करवाना है तो ये ए को स्टोर करके रखेगा, और आपको जब भी रिफ्रेशिंग करवानी है पिक्चर के पैटर्न को तो आपको फ्रेम बफर को ही रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेम बफर के 3 नाम है, फ्रेम बफर, मेमोरी बफर और रिफ्रेश बफर। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आप देख लो एक बार, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा यदि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ तो, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक सिस्टम बस है और सिस्टम बस से कनेक्टेड है सीपीयू, सिस्टम की मेमोरी, वीडियो कंट्रोलर और मॉनिटर। ये डायग्राम आपको बहुत क्लियर होगा क्योंकि मैंने वहां पर बनाया था कीबोर्ड, तो कीबोर्ड इज अ टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब कीबोर्ड जो है वो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू हमारा कनेक्टेड होता है सीपीयू से, तो वो आपका क्या हो गया? सिस्टम बस हो गई। क्योंकि व्हाट इज बस? बस इज दैट विच ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो हमारी जो कमांड हम कीबोर्ड की हेल्प से दे रहे हैं वो ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद मेमोरी, यहाँ पर जो सिस्टम मेमोरी है, आप एक्सक्लूसिवली रास्टर स्कैन सिस्टम की बात करें तो उसको फ्रेम बफर भी बोल सकते हैं, वो सिस्टम मेमोरी के अंदर ही आएगी, ठीक है, क्योंकि फ्रेम बफर इज अ टाइप ऑफ अ मेमोरी जो टेम्पररी पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करता है। और फाइनली हमारा जो वीडियो कंट्रोलर है वो क्या करता है? वो ऐसा ऐसा यूनिट है हमारे डिवाइस में जो हमको जो भी डिस्प्ले करवाना है सिस्टम में उसको डिस्प्ले करवाने का वो क्या करता है? काम करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम तो उसका एक अनदर फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए। तो in commonly used raster system, a fixed area is reserved for the frame buffer। जैसे मैंने बताया कि आपका जो सिस्टम मेमोरी है उसी का पार्ट क्या है? आपका उसी का पार्ट आपका फ्रेम बफर है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की मेमोरी में फ्रेम बफर के लिए एक जगह है। एंड द वीडियो कंट्रोलर इज गिवन डायरेक्ट एक्सेस टू द फ्रेम बफर मेमोरी। मतलब जो वीडियो कंट्रोलर है वो किससे कनेक्टेड है? हमारे फ्रेम बफर से कनेक्टेड है। क्यों क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि जब भी उसको वीडियो को डिस्प्ले करवाना है, मतलब जब भी उसको मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करवाना है तो क्या डिस्प्ले करवाना है उसको कहाँ से पता चलेगा? फ्रेम बफर से ही पता चलेगा। तो फ्रेम बफर लोकेशंस एंड द करस्पॉन्डिंग स्क्रीन पोजीशन आर रेफरेंस्ड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब आपको ए डिस्प्ले करवाना है तो उस ए को डिस्प्ले करवाने के लिए ए की पोजीशन क्या क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो आपको कैसे पता चलेगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में वो आपको फ्रेम बफर में स्टोर रहेगा, ठीक है। मतलब आपका फ्रेम बफर पिक्चर के पैटर्न को डिस्प्ले स्टोर करके रखता है जो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, तो वीडियो कंट्रोलर डेटा वहीं से फैच करेगा। देखो अब नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये चीज बहुत क्लियर कर दी है कि सिस्टम मेमोरी है और सिस्टम मेमोरी का ही पार्ट क्या है? आपका फ्रेम बफर, जिससे वीडियो कंट्रोलर जो है वो आपका वीडियो कंट्रोलर जो है वो कनेक्टेड रहेगा। देखो अब ऊपर भी एक एरो आ गया जो फ्रेम बफर से वीडियो कंट्रोलर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वीडियो कंट्रोलर है उसको क्या मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, वो इनपुट कहाँ से ले रहा है? वो इनपुट फ्रेम बफर से ही ले रहा है, क्योंकि फ्रेम बफर में ही आपका पिक्चर का पैटर्न जो है वो स्टोर है। अब इसी का थर्ड डायग्राम कि रिफ्रेशिंग कैसे हो रही है, ठीक है। फ्रेम बफर से आप रिफ्रेश कैसे कर रहे हो? देखो, रास्टर स्कैन जनरेटर मतलब जो आपकी इमेज को जनरेट कर रहा है, जो आपके डिस्प्ले को जनरेट कर रहा है,
दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 रजिस्टर्स. अब रजिस्टर क्या होते हैं? अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ अ मेमोरी. डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? या मैम. रजिस्टर्स या आर मैम. टाइप ऑफ Yes, मेमोरी. ma'am. तो Yes, एक्स ma'am. Yes, ma'am. रजिस्टर और वाई रजिस्टर. अब मैं आपसे ये पूछ भी नहीं सकती कि एक्स रजिस्टर और वाई रजिस्टर के मीनिंग क्या है. यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ गया हो कि एक्स कोऑर्डिनेट को जो स्टोर करेगा वो कौन होगा? एक्स रजिस्टर. एक्स रजिस्टर. वाई कोऑर्डिनेट को जो स्टोर करेगा वो कौन होगा? वाई रजिस्टर. वाई रजिस्टर. और ये दोनों कहाँ आ रहे हैं आपके? मेमोरी एड्रेस पर. मेमोरी. मेमोरी एड्रेस की यहाँ पर क्या जरूरत है? फ्रेम बफर. मतलब आपको यस फ्रेम बफर, क्योंकि आपको पता होगा कि Yes, ma'am. स्टोर है फ्रेम बफर में. स्टोर फ्रेम बफर में. कहाँ पर होगा? फ्रेम बफर में होगा. यस और Yes, नो? ma'am. डू यू एग्री? Yes, ma'am. यस. और Yes, ma'am. यहाँ पर आखिरी में आ रहा है आपका पिक्सल रजिस्टर. तो ये जो पिक्सल रजिस्टर है ये आपको ये बताएगा कि इंटेंसिटी कितनी है आपके सिस्टम की, वो डिके होना कब शुरू होगा. और ये सारी चीजें कहाँ पर है? फ्रेम बफर में है. Everything is stored in a frame buffer and frame buffer is a part of a system memory. सिस्टम मेमोरी का एक पार्ट. देखो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि जो रिफ्रेश ऑपरेशन है, मतलब जो रिफ्रेशिंग हो रही है हमारे सिस्टम में, वहां पर 2 रजिस्टर यूज किए हैं. और उन 2 रजिस्टर का यूज क्या है? द पर्पस ऑफ दिस रजिस्टर आर स्टोर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्क्रीन पिक्सल. मतलब एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट को स्टोर करने के लिए हम एक्स और वाई रजिस्टर यूज कर रहे हैं. अब सबसे मेन लॉजिक अब शुरू हो रहा है कि सबसे इनिशियली सबसे शुरू में आपको क्या करना है? एक्स रजिस्टर को 0 पे सेट करना है और वाई रजिस्टर को वाई मैक्सिमम पे सेट करना है. जस्ट सपोज एक्स रजिस्टर को आपको 0 पे सेट करना है और वाई रजिस्टर को आप वाई मैक्स पे आपको क्या करना है? स्टोर करना है. अब द वैल्यू स्टोर्ड इन द फ्रेम बफर फॉर द पिक्सल पोजीशन इज रिट्राइव्ड एंड यूज्ड टू सेट द इंटेंसिटी ऑफ द सीआरटी विम. ठीक है, मतलब अब अपने को क्या करना है? पिक्चर ए, जो ए पैटर्न है हमारा फ्रेम बफर में स्टोर है, अब उस ए पैटर्न को हमको डिस्प्ले करवाना है. तो ए पैटर्न को डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या करोगे? जो एक्स रजिस्टर की वैल्यू है उसको आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे. बात आ रही है समझ में आपको? जो एक्स रजिस्टर की वैल्यू है उसको आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट पिक्सल ऑन द टॉप स्कैन लाइन. जैसे मैंने आपको समझाया कि लेफ्ट टू राइट चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कोई पॉइंट आपको मिलेगा तो उसको आप ग्लो कर दोगे, और नहीं तो आप नॉर्मली टॉप टू बॉटम यूज करके सेकंड लाइन पे आ जाओगे, फिर आप थर्ड लाइन पे आ जाओगे. ऐसे हर एक लाइन को आप क्या करोगे? हर एक लाइन को आप स्कैन करोगे. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? y की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम सेट करनी है और x की वैल्यू जो है वो 0 सेट करनी है. तो जो x की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी और जो y की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होती जाएगी. कोई बता सकता है y की वैल्यू डिक्रीमेंट क्यों होती जाएगी? एनीवन? y की वैल्यू इसलिए डिक्रीमेंट होती जाएगी क्योंकि आपको हर एक लाइन को स्कैन करना है. मतलब आपने x की वैल्यू 0 सेट करी और y की वैल्यू 480 से सेट की, क्योंकि देयर आर टोटल 480 स्कैन लाइंस. ठीक, तो पहले 480 में से एक स्कैन लाइन हो गई. जैसे ही टॉप टू बॉटम आए इट विल बी 469, then it will 479, then it will be 478, then it will be 477. कब तक करेंगे आप स्कैनिंग? until it reach to 0, जब तक सारी स्कैन लाइन खत्म नहीं हो जाती. am I right? Yes, ma'am. यस मैम. किसी और की आवाज नहीं आ रही है? निकिता की आई, बाद में निहाल की आई, और किसी की नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गई. चलो यस मैम. समझ में मैम एक बार मैम अगेन से समझा दीजिए मैम. ये 0 1 वाला जो आपने अभी जो बताया था, ये वाला तो पहले. ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको जल्दी समझ में आएगा. देखो हाँ. मैंने क्या बताया, स्कैनिंग कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट और टॉप टू Yes, बॉटम. ma'am. ये फंडामेंटल तो बॉटम. स्कैन सिस्टम का बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा. देखो अब हम पहले 0 स्कैन लाइन में, मतलब पहली स्कैन लाइन में हम लेफ्ट टू राइट गए. जैसे ही राइट पे पहुंच गए हमको टॉप टू बॉटम आके के बाद 1 पे आना पड़ा. फिर हम लेफ्ट टू राइट गए, फिर हम टॉप टू बॉटम गए सेकेंड वाले पे, फिर हम लेफ्ट टू राइट गए. मतलब कंटिन्यू हम स्कैनिंग कर रहे हैं. तो ये स्कैनिंग हम कब तक करेंगे? हम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कब तक करते जाएंगे? तब तक हमारी 480 स्कैन लाइन खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हमें तो हर एक लाइन पे देखना है कि वहां पर कोई पॉइंट तो नहीं है ए बनाने के लिए. इस तरह का यदि ए बनाना है तो वहां पर कोई पॉइंट तो नहीं मतलब हर एक लाइन को आपको स्कैन करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए यहाँ पर Yes, ma'am. वैल्यू जो है आप 0 स्टोर करके रखोगे क्योंकि आपको वहीं से शुरू करना है.
क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, एवरी टाइम लेफ्ट टू राइट जाओगे, पर आपको जो y की वैल्यू है वो 480 सेट करना है। 480 सेट क्यों करना है? क्योंकि टोटल 480 है, आपने एक लाइन को कर लिया, अब कितनी लाइन को और स्कैन करना है? 479। फिर आपने उसको स्कैन कर लिया, अब कितनी लाइन को स्कैन करना है? 470, फिर 477। आपको कब तक स्कैनिंग करनी है? जब तक आपकी वैल्यू y की क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। मतलब जीरो आ जीरो, गई, यस मतलब आपने मैम, सारी लाइन को स्कैन कर लिया है। बात आई आपको मेरी समझ में? दिस इज दी यस मैम, लॉजिक। तो दैट्स ऑल फॉर रास्टर स्कैन सिस्टम। रास्टर स्कैन सिस्टम में अब जो मैं बताऊंगी वो सारा आपको मतलब रिकैप ही लगेगा, मतलब वो सारा आपका रिविजन ही रहेगा। The multiple pixel intensities are then stored in a separate registers and used to control the CRT beam intensity of a group of adjacent pixel। मतलब जो XY रजिस्टर है, ये जो डायग्राम बताया है इसी का एक्सप्लेनेशन है पीछे। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, एक्स और वाई दो सेपरेट रजिस्टर यूज कर रहे हो। एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्टोर करवाओगे, वाई में आप वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्टोर करवाओगे, और ये जो वैल्यू आप स्टोर करवाओगे ये आपका चलता रहेगा। ये वैल्यू आपकी क्या होती रहेगी? ये वैल्यू आपकी चलती रहेगी, एक्स को 0 सेट करके और वाई को मैक्सिमम सेट करके। It can retrieve pixel intensity from different memory areas on different cycles। हर बार मतलब हर बार, एक बार स्कैन हुई, दूसरी बार स्कैन हुई, तीसरी बार स्कैन हुई, हर बार स्कैनिंग करने में आपको जो मेमोरी में जो स्टोर है उसकी वैल्यूज जो है आपको उसकी वैल्यूज मिलती जाएगी। और इस तरह से आप क्या करोगे, बफर की हेल्प से रिफ्रेशिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। जब भी आपको लग रहा है कि हमारा सिस्टम अब फैड होने वाला है, हमारा सिस्टम जो है वो अब ग्लो नहीं करेगा, वहां पर पॉइंट जो है फैड होना, फ्लिकर होना शुरू हो रहे हैं, तो जैसे ही आपके पॉइंट फ्लिकर होना शुरू होंगे उसके पहले ही आप उसको रिफ्रेशिंग प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, वीडियो कंट्रोलर्स ऑफन कंटेन्स अ लुकअप टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो कंट्रोलर ऑफन कंटेन अ लुकअप टेबल so that the pixel value in the frame buffer are used to access the lookup table instead of controlling the CRT beam intensity directly। मतलब unnecessarily रिफ्रेशिंग भी नहीं करवानी है। जिसका जब टाइम आने वाला है उसके फास्फर के हिसाब से, कि आपने ए बी सी डी 4 पॉइंट को ग्लो करवाया, ए पहले करवाया था, फिर ए को ग्लो करवाया, फिर बी को करवाया, बी को करवाया, फिर सी को करवाया। अब जब आप सी को ग्लो करवा रहे हो तो आप देख लो कि ए को काफी टाइम हो चुका है ग्लो होने को, मतलब अब ए का जो टाइम आ गया है फेड होने का। तो आप उसको क्या करोगे, सी से इंटेंसिटी को उठाओगे, सी से सीआरटी बीम को उठाओगे और उसको वापस से किसको प्रोवाइड करोगे, ए को। फिर ए को जैसे आपने प्रोवाइड किया, आपने देखा रहे बी को भी टाइम हो गया है, बी भी फ्लिकर होना शुरू हो गया, तो आपको ए से हटा के उसको किसको करवाना पड़ेगा, बी को। मतलब आपकी जो बीम है, आपकी जो सीआरटी बीम है वो कंटिन्यूअसली मूव करेगी फ्रॉम वन टू अनदर पैटर्न। वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेगी फ्रॉम वन टू अनदर, वन टू अनदर, वन टू अनदर। तो इस केस में आपको क्या करना है, रास्टर स्कैन सिस्टम इसी केस में जाकर फेल हो जाते हैं। Sometimes also referred as graphic controller or a display controller, display coprocessor, and its purpose is to free the CPU from the graphic operation. For this, separate display processor memory area is also provided। ये तो एक लॉजिक की बात है कि आपका काम आपको अच्छा करवाना है, आपको जो अपना डिस्प्ले है वो अच्छा करवाना है, तो आप मेमोरी में हर एक चीज के लिए एक सेपरेट एरिया जो है वो कंफाइन कर देंगे, वो डिफाइन कर देंगे। तो उससे आपका जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो भी पिक्चर आप बनाना चाहते हो, सपोज ए बनाना चाहते हो या बी बनाना चाहते हो या सी बनाना चाहते हो, उसकी जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है उसको आप इजीली फ्रेम बफर में स्टोर करके आप तो क्या कर सकते हो, उसको ऑल टाइम ग्लो करवा सकते हो। और आप उसकी रिफ्रेशिंग भी जो है वो रिफ्रेशिंग भी क्या कर सकते हो, रिफ्रेशिंग भी करवा सकते हो। आ रही बात समझ में? आपको आया समझ में ये वाला पॉइंट रास्टर स्कैन सिस्टम का, कैसे वर्क किया रास्टर स्कैन सिस्टम ने? क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट है यस मैम, आप पूछ लीजिए तुरंत, क्योंकि डू नॉट टेक डाउट विथ योर, मैं जब भी क्लास लेती हूँ ऑफलाइन मोड में लेती थी, मैं हमेशा बोलती थी कि डू नॉट टेक डाउट्स एट योर होम। डाउट्स को अपने घर मत लेकर, मैम डाउट को यही एक बार हाँ, वीडियो कंट्रोल अगेन से एक बार डाउट क्लियर कर दीजिए उसका। ओके एक सेकेंड रुको। देखो, हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम देखा था जिसमें यहाँ पर हमारा क्या था, डिस्प्ले कंट्रोलर था, डीसी, यस और मैम, यहाँ पर हमारा क्या था, कीबोर्ड था। इस कीबोर्ड से हमने क्या किया, इस डिस्प्ले कंट्रोलर को हमने दी कमांड। ये कमांड कंट्रोल पी भी हो सकती है, DIR भी हो सकता है, तो कोई भी काम करने के लिए हमने कमांड दी। पर ये जो डिस्प्ले कंट्रोलर रहेगा, अल्टीमेटली इस डिस्प्ले कंट्रोलर को ये
कमांड किसको प्रोवाइड करनी है, वीडियो कंट्रोलर को वीडियो कंट्रोलर को। करनी है। पर ये डायरेक्ट प्रोवाइड जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि जो कमांड है वो यूजर टर्म में है, इसको वीडियो कंट्रोलर नहीं समझता है। तो ये जो डिस्प्ले कंट्रोलर है, ये डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करेगा, ये डिस्प्ले कंट्रोलर यहाँ पर एक और सिस्टम बनाएगा जिसमें ये कमांड को फॉरवर्ड करेगा, और ये कमांड 0-1 के फॉर्म में, मतलब मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर ये पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर वीडियो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस देगा, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉनिटर पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका मॉनिटर है, जो भी पर्टिकुलर कीबोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिए थे वो इंस्ट्रक्शन मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन को इनपुट किया है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन दोगे आप कीबोर्ड से और वो दिखेगा आपको कहाँ पर, मॉनिटर पर उसके बीच में कौन आ रहा है काम, डिस्प्ले कंट्रोलर और वीडियो कंट्रोलर। जो डिस्प्ले कंट्रोलर है वो डिस्प्ले करवाने के काम आएगा, और जो वीडियो कंट्रोलर है वो आपके मशीन लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करके फाइनली आउटपुट जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाएगा। मतलब दोनों का अलग अलग काम है। लेकिन अभी जो मैंने आज की क्लास में जो आपको नया बताया है, आज की क्लास में जो नया बताया वो क्या बताया है कि ये जो वीडियो कंट्रोलर है इसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है। ये हम पहली लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, पर इसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है तो वो कंटिन्यू डिस्प्ले करवाना है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, हमारा जो सिस्टम है वो रास्टर स्कैन सिस्टम है। रास्टर स्कैन सिस्टम का ड्रॉबैक यही है कि वो थोड़ी देर बाद रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है उसको, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ये वीडियो कंट्रोलर क्या करेगा, ये जो वीडियो कंट्रोलर है रास्टर यूनिट में हमेशा फ्रेम बफर से कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि फ्रेम बफर वो बफर है जो हमारे पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करके रखेगा कि हमें डिस्प्ले क्या करवाना है। तो जो भी चीज हमें डिस्प्ले करवानी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आई मेरी बात समझ में। तो फ्रेम बफर से वीडियो कंट्रोलर का इसीलिए डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी है, क्योंकि फ्रेम बफर ही बताएगा कि आपको डिस्प्ले क्या करवाना है, आपको क्या रिफ्रेश करवाना है, आपको मेंटेन क्या रखना है। ये आपको कौन बताएगा, फ्रेम बफर ही बताएगा। आपको मेरी बात आ रही है समझ में? यस मैम। अब आया यस मैम। वीडियो Yes, ma'am. वीडियो कंट्रोलर का रोल समझ में आया। वीडियो कंट्रोलर का एक ही रोल है कि उसको मॉनिटर पे जो भी रिक्वायर्ड चीजें है उसको डिस्प्ले करवाना है। और वो डिस्प्ले उसने करवा भी दिया, उसने मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट हुआ था, डीसी ने जो किया था वो मशीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डिस्प्ले भी करवा दिया। पर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ड्रॉबैक ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम, वो जो डिस्प्ले करवाया था वो फैड होना शुरू हो गया है, वो हल्का दिखना शुरू हो गया। लेकिन आपको उसको वापस से ग्लो करवा के रखना है, आपको हमेशा उसको मेंटेन रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए उसको फ्रेम बफर को फैच करना ही पड़ेगा, जिसमें पिक्चर का पैटर्न स्टोर है। और वो जो पिक्चर का पैटर्न है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, वही पिक्चर का पैटर्न जो है आपको डिस्प्ले करवाते रहना है। आई बात आपको मेरी समझ में? यस मैम। यस मैम।